Hello everyone, welcome back to Kalam IAS Academy, and we are doing this current 8th series in which we are doing the most important articles which are expected to appear in the UPSC Prelims 2025. So in this series, let's continue with another article, right? So recently this was in the news that the PM Modi outlines the national panel to decarbonize India's industries with the green hydrogen. तो green hydrogen की बात हो रही है, इसको प्रोड्यूस करने की बात होगी। एंड ये कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सेटअप किया जाएगा, मतलब स्टार्ट किया गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन व्हिच इज एम टू डिराइव इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट in creating the hydrogen green hydrogen sectors, creating the significant economic and environmental benefits। तो ये इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया एंड इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए, दैट यू शुड बी नोइंग दैट व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, नॉट ओनली व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, व्हाट आर अदर काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन, लाइक व्हाट इज येलो हाइड्रोजन, what is brown hydrogen, what is pink hydrogen. You should be knowing all these kinds of terminology, as well as what are the targets under the national green hydrogen mission, whether this schemes has already been started. So what all these things you should be knowing for the UPSC prelims 2025. So let's do this discussion. Even in the budget 2025, so there has been fund allocation of around 535 crore rupees for this national ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दैट अगर ये बजट में ये स्कीम आया है तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए, इसके बारे में जानना आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर गोइंग टू द ग्रीन हाइड्रोजन, फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, तभी आप क्लियरली अगर उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में तो यू कैन मार्क इट करेक्ट, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी नोइंग दैट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, राइट। दिस सोर्सेज आइदर इट कैन बी रिन्यूएबल सोर्सेज और इट कैन बी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, दोनों ही सोर्सेज हो सकता है, राइट। सो द प्रोडक्ट फ्रॉम विच द हाइड्रोजन इज बीन एक्सट्रैक्टेड, राइट, सो दैट विल डिपेंड। जैसे कोल से भी हाइड्रोजन निकाला जा सकता है एंड वाटर से भी निकाला जा सकता है। तो एक तो ये हो गया कि सोर्स क्या है, देन प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस का यूज करके हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेस्ड ऑन दीज टू पैरामीटर्स व्हाट आर द काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज देयर, वो डिफाइन करते हैं। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन एंड द येलो हाइड्रोजन। लेकिन अलग अलग ये हाइड्रोजन एक ही प्रोसेस से निकल रहा है, फिर भी अलग अलग नाम है इसका। क्यों ऐसा नाम है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस से निकल रहे हैं वो हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो रिन्यूएबल बेस्ड होंगे, ऐसे चीज जो रिप्लेनिश नहीं हो सकते, है ना, बार बार रिचार्ज हो सकता है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज से अगर निकाला जाता है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। देन न्यूक्लियर सोर्सेज से अगर निकाला जा रहा है तो वो पिंक हाइड्रोजन होगा। देन मिक्स्ड ओरिजिन मींस कुछ तो रिन्यूएबल एंड कुछ नॉन रिन्यूएबल, दोनों का मिक्स करके अगर निकाला जा रहा है तो वो क्या होगा, येलो हाइड्रोजन होगा, राइट। Then coming to the second method is production via the fossil fuel use। तो fossil fuel का यूज करके भी हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है, उसमें भी अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे आप देखोगे तो ब्लू हाइड्रोजन, टर्क्वेस हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ये 5 तरह के हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इनका 5 तरह का जो हाइड्रोजन है वो अलग अलग मेथड से निकाला जाता है और अलग अलग सोर्सेज से निकाले जाते हैं। जैसे ब्लू हाइड्रोजन इट इज मेड फ्रॉम द नेचुरल गैस और द कोल, टर्क्वाइज हाइड्रोजन इट इज मेड फ्रॉम द नेचुरल गैस, ग्रे हाइड्रोजन इट इज मेड फ्रॉम द नेचुरल गैस, ब्राउन हाइड्रोजन ये मेड किया जाता है फ्रॉम द ब्राउन कोल दैट इज लिग्नाइट, एंड ब्लैक हाइड्रोजन जो है वो किया जाता है फ्रॉम द ब्लैक कोल, ठीक है। अब इसके प्रोसेस में भी डिफरेंस है, इसीलिए अलग अलग नाम है। जैसे जो ब्लू हाइड्रोजन है सो दैट इज मेड यूजिंग द ऑटोथर्मल रिफॉर्मिंग और स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग और द कोल गैसिफिकेशन के मेथड के यूज करके बनाया जाता है। देन टर्क्वाइज हाइड्रोजन इट इज मेड यूजिंग द pyrolysis, gray hydrogen it is used using the
autothermal reforming or the steam methane reforming again through these methods. Then brown hydrogen, it is made using the coal gasification. Black hydrogen, it is also made using the coal gasification, right? तो ये मेथड अलग है, इनका सोर्सेज अलग अलग हो सकता है, इसीलिए अलग अलग हाइड्रोजन निकल रहे हैं, ठीक है. And another, the last and very important, that is the biomass gasification. बायोमास गैसिफिकेशन का यूज करके बायोमास वाला जो है वो हाइड्रोजन निकलता है. अभी तक इसको नाम नहीं दिया गया है क्योंकि इतने सारे हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी निकल रहे हैं. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज एंड द मेथड थ्रू विच द हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, सो इट इज नेम्ड एज पर दैट. ठीक है, इतना समझ में आया. नाउ जब अलग अलग सोर्सेज और अलग अलग मेथड से किया जाता है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में कार्बन इमिशन होता होगा, है ना. कुछ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में कार्बन इमिशन नहीं होता होगा, कुछ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में कार्बन इमिशन ज्यादा होता होगा, राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट भी है कि कितना ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो इमिट हो रहे हैं, ऐसे गैसेज जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज होता है, ऐसी चीजें. तो ग्रीन हाइड्रोजन में जो है वो मिनिमल ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट है. पिंक हाइड्रोजन में भी मिनिमल है. येलो हाइड्रोजन में मीडियम टाइप का है. ब्लू हाइड्रोजन इट इज येलो नेचर. देन टर्क्वाइज इट इज मीडियम टू लो. ग्रे हाइड्रोजन इट इज मीडियम. एंड ब्राउन हाइड्रोजन इट इज वेरी वेरी हाई, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये कहाँ से बन रहा है, कोल से बन रहा है, ब्राउन कोल एंड द ब्लैक कोल. तो यहां से बन रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर कार्बन इमिशन बहुत ही ज्यादा होगा. सो दैट इज वेरी वेरी हाई. एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो बायोमास से किया जा रहा है, बायोमास गैसिफिकेशन से ना, तो इसमें पोटेंशियली निगेटिव है, मींस कार्बन सिक्विटाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए इसको यहाँ पर निगेटिव माना जा रहा है. मींस इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग द ग्रीन हाउस गैसेस, दिस मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन, it will absorb the greenhouse gases, right. So I hope you have understood this, that on the basis of different sources, on the basis of different kinds of methods on which through which the hydrogen is being made, you can understand that different kinds of hydrogen is made. अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे. प्रीलिम्स में डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि कौन सा हाइड्रोजन किस सोर्स से निकल रहा है, ठीक है. जैसे इथेनॉल का पूछा जाता है कि इथेनॉल जो है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इथेनॉल जो है वो अलग अलग मेथड से बनाए जाते हैं, तो वो किस किस मेथड से बनाया जाता है. तो बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट ग्रीन हाइड्रोजन ये जो होगा, ये बनेगा, ये जो प्रोड्यूस होगा वो ग्रीन सोर्सेज से ही बनेगा, राइट. ग्रीन सोर्सेज का, रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे. तो एक जो प्रोसेस है वो तो है कि इलेक्ट्रोलिसिस करवा ले. इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है कि किस तरह से होता है कि वाटर को ब्रेक कर देते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यहां से हाइड्रोजन आपको मिल गया, ठीक है. तो ये प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस होता है एंड इस इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है. और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कैसा यूज होगा, रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, उसका यूज होगा. इसीलिए यहां पर किस तरह के होंगे, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, इन सब सोर्स, रिन्यूएबल सोर्सेज से जब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, तब जाके अगर आप मान लो कि फॉसिल फ्यूल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो और उस इलेक्ट्रिसिटी से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन निकाल रहे हो, तो क्या उसका कोई फायदा है, क्या वो ग्रीन हाइड्रोजन है, नहीं होगा ना, क्योंकि वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आना चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होना चाहिए. यही तो बहुत बड़ा डिबेट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किस तरह से हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए. तो अब ये डिबेट एक स्टेप बैकवर्ड आ गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज तो ठीक है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस हो रहा है. आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्ज हो रहा है, जिस उसमें जो बैटरी लगे हुए हैं वो चार्ज करना पड़ रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रीन सोर्सेज से हो रहा है या नहीं हो रहा है ना. पता चला कि आप कोल का यूज कर रहे हो, थर्मल पावर प्लांट से वो इलेक्ट्रिसिटी ला रहे हो और फिर उससे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर रहे हो और उससे चला रहे हो, तो वो उससे तो कार्बन फुटप्रिंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, कार्बन इमिशन तो हो ही रहा है फिर, राइट. तो यही बात है कि ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी भी जो यूज होना चाहिए वो ग्रीन नेचर का होना चाहिए. देन अनदर फॉर्म ऑफ दिस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग इज जो बायोमास का होता है, बायोमास से जो निकाला जाता है, बायोमास गैसिफिकेशन के थ्रू जो है ग्रीन हाइड्रोजन निकाला जा सकता है. सो दीज आर द टू मेथड्स थ्रू व्हिच द ग्रीन हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड. नाउ you will ask that why do you have this green hydrogen, because this is very energy efficient, है ना. और इसमें जो है वो बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, हो सकता है कि बाई प्रोडक्ट क्या हो, वाटर वेपर,
राइट। तो ये इसका जो यूज है वो मल्टीपल डायमेंशन में, जहां जहां भी एनर्जी का यूज किया जा सकता है वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन का भी यूज किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम बस ये होगा कि उसके लिए टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट अलग होंगे, है ना। जैसे कि अगर कोई डीजल से चलने वाला व्हीकल है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि अचानक से आपने ग्रीन हाइड्रोजन भर दिया अब वो हाइड्रोजन से चलने लगेगा, पूरा मशीन चेंज होगा उसका, है ना। इंटरनल कंबंशन इंजन विच इज देयर इनसाइड द कार, so that has to change, right? So energy produced from the green hydrogen, it can be used in several portion, that is the power generation में हो सकता है, transportation में हो सकता है, then energy storage में हो सकता है, industrial process में हो सकता है, synthetic fuels बनाने में हो सकता है, heat and heating system में हो सकता है, aviation में हो सकता है, agriculture में भी हो सकता है, हाइड्रोजन ग्रिड्स में भी हो सकते हैं। तो सब जगह पे यूज हो सकता है। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा, वहां पर वो 4 ऑप्शन देंगे कि इनमें से कौन कौन सी जगह पे ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है, यू विल मार्क ऑल ऑफ देम करेक्ट, राइट। सो दैट इज देयर। तो टू हैव द प्रोडक्शन, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च की है, राइट। ये प्रोग्राम 2023 में आया है और इस प्रोग्राम का नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसको 2 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में ड्यूरेशन जो होगा वो 2023 से 2025 2026 का ये ड्यूरेशन होगा। सेकेंड फेज में 2026 2027 से 2029 एंड 30 तक ये किया जाएगा इंप्लीमेंट, राइट। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव तो ये है कि जितना ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन को आप प्रोड्यूस कर पाएं, जितने ज्यादा यूटेंसिल्स आप ग्रीन हाइड्रोजन से यूज कर पाएं, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाएं, इवन इतना ज्यादा बढ़ाएं कि दैट यू बिकम सेल्फ सफिशिएंट फर्स्ट एंड देन यू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग द ग्रीन हाइड्रोजन टू अनदर कंट्रीज एज वेल, राइट। सो दिस इज द मेन मोटिव, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। देन there is one institution, that is National Institute of Solar Energy. National Institute of Solar Energy. So this is the dedicated agency, this is the nodal agency to implement the National Green Hydrogen Mission, right? तो ये प्रोग्राम, अब ये सब याद रखने की जरूरत है। अब ये स्टेटमेंट डायरेक्टली बन सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर 2025 में कि कौन सा इंस्टीट्यूशन जो किसी और इंस्टीट्यूशन का नाम दे देंगे, then you will have to mark that incorrect, right? Now this is a very ambitious project which the government of India has produced. So इस एम्बिशन के अंदर, इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या एम्बिशन रखा गया है? सो एम्बिशन ये रखे गए हैं कि अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या होना चाहिए 2030 तक, तो टारगेट ईयर इज 2030, राइट। तो 2030 तक क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एनुअल प्रोडक्शन होना चाहिए। एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ग्रीन हाइड्रोजन MMT ग्रीन हाइड्रोजन शुड बी produced annually. Then electrolyzer capacity, electrolyzer means जो electrolysis करके जो निकालते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, सो उसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइजर का जो कैपेसिटी होना चाहिए क्या कि 60 to 100 गीगावाट तक ये कैपेसिटी पहुंच जाना चाहिए। कब तक? 2030 तक। Then 125 gigawatt of the energy should be produced from the green hydrogen itself. You know that by 2030 India has the target of reaching the 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। उसमें सोलर बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। तो आगे चल के इसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। सिर्फ सोलर से ही तो 500 गीगावाट नहीं कर सकते, इंस्टेंटली नहीं कर सकते, है ना। सो सोलर हो, विंड हो, टाइडल हो, देन बायोमास वाला हो, देन दिस ग्रीन हाइड्रोजन एज वेल। सो ऑल दीज थिंग्स विल क्यूमुलेटिवली achieve the India's target of Paris climate deal, that is intended nationally determined goals, right? तो ये इसके अंदर 125 गीगावाट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है एंड उसको कैपेसिटी बनानी है, राइट। इससे फायदा क्या होगा? इससे 1 लाख करोड़ की सेविंग होगी, इंपोर्ट सेविंग। बिकॉज अभी एनर्जी प्रोड्यूशन के लिए जो कोल इंपोर्ट किया जाता है, गैस इंपोर्ट किए जाते हैं, तो इसका इंपोर्ट भी जो है वो कम होगा, है ना। बहुत बात तो इलेक्ट्रिसिटी ही आप इंपोर्ट कर रहे हो नेपाल से, भूटान से, छोटे छोटे कंट्रीज से इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कर रहा है, राइट। सो पावर इंपोर्ट कर रहा है, तो 1 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट में सेविंग हो जाएगा। देन अब ये ग्रीन हाइड्रोजन है, तो इसके कारण इस तरह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रिड्यूस हो जाएगा, राइट। सो 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एनुअल इमिशन विल बी एवर्टेड।
अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा 125 गीगावाट्स अगर नहीं प्रोड्यूस करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन से, तो हो सकता है कि 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा इमिट हो। लेकिन इनके आने के कारण क्या होगा कि 50 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो एनुअल इमिशन कम किया जा सकता है। देन 6 lakh jobs can also be created inside our country and this will also required a 8 lakh crore investment। तो 8 लाख इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्रोथ भी आएगा, देन इकोनॉमी भी बेटर होगी, एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे, इंपोर्ट भी कम होगा, राइट, ग्रीन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन भी कम होगा, क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट भी कम होगा, राइट। तो ये सब सारा बेनिफिट है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। Now, what are the different components? What are the different components under the National Green Hydrogen Mission? So, the first component is facilitating the demand creation. देखो, अगर डिमांड ही नहीं है किसी चीज का तो उसको प्रोड्यूस करके क्या करोगे, है ना, कि अगर मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड ही नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करके करेंगे क्या आप? सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट एटलीस्ट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन का डिमांड बढ़े, ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के बेस पे इतने सारे जो एप्लीकेशन हमने देखा तो उसका यूज करते हुए अलग अलग चीज जैसे कार बना रहे हैं, अलग अलग वेहिकल्स बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा डिमांड क्रिएट होना चाहिए, तभी जाके फायदा है। देन ऑल्सो स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। सो अंडर दिस प्रोग्राम देयर विल बी फंडिंग एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी फंडिंग अंडर दिस, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्लांट्स वगैरह हैं उसको लगाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा वो सेटअप किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा सके। ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। सो 3 centers have been identified where there will be setting up of this hubs, और इस हब्स के थ्रू जो है वो पूरे देश में ग्रीन हाइड्रोजन का न्यू प्लांट्स सेटअप करना, इन सब चीजों को मॉनिटर किया जाएगा। सो दैट इज द दीन दयाल कांडला गुजरात, पारादीप उड़ीसा एंड द बीओ चिदम्बरम तूतीकुरिन तमिलनाडु। तो ये 3 ऐसे पोर्ट्स हैं जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाने की बात हो रही है। एंड ऑल्सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैज टू बी देयर। सो इनफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज टू बी देयर, ताकि ये जो कॉस्ट है, जो कॉस्टली अभी जो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो उस कॉस्ट को कम किया जाए, ताकि अभी जो करंट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जहां से एनर्जी जनरेट हो रहा है, उसे कॉम्पिटिटिव हो पाए ग्रीन हाइड्रोजन से एनर्जी जनरेशन भी, राइट। सो दैट हैज टू बी डन। नाउ इफ इट इज आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स, क्या ऑलरेडी इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है? सो ऑब्वियसली यस। सो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन ऑलरेडी इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे कंपनी हैं, जैसे गेल है, एनटीपीसी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। सो दीज कंपनीज हैव ऑलरेडी सेट अप द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एंड वहां से प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऑब्वियसली अभी के टाइम पर वो कम है उसके पोटेंशियल, राइट, लेकिन वो जो आउटपुट है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट हो चुका है, अभी टारगेट्स मिस नहीं किए, टारगेट तो हमारा 2030 तक है। बट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर दैट ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना इतना आसान भी नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, राइट। व्हाई? बिकॉज हैंडलिंग द हाइड्रोजन इटसेल्फ इज वेरी ट्रिकी, इट इज वेरी टफ। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्सट्रीमली इनफ्लेमेबल। हाइड्रोजन इज एक्सट्रीमली इनफ्लेमेबल, इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, और ये -252 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर पे रहेगा तो फिर वो कहीं भी आग पकड़ सकता है ना। इट इज मच मोर इनफ्लेमेबल देन द पेट्रोल, डीजल, अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स, राइट। सो दैट इज देयर। सो इट कैन बी स्टोर्ड एज अमोनिया, बट रिकन्वर्सन इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, है ना। अमोनिया के फॉर्म में अगर स्टोर भी कर लेंगे तो वापस से अमोनिया से जो प्रोसेस होता है अमोनिया से हाइड्रोजन निकालने का, वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अनदर थिंग, जो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया जा रहा है, जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। सो द कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज अराउंड $5 to $6 पर kg। तो ये बहुत ज्यादा है ना। ऐसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू की होती है, मींस 1 किलो में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इतना प्रोड्यूस करना भी ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। सो टारगेट है कि इसको बहुत ज्यादा कम किया जाए, एक $1 to $2 पर kg के रेट पे लाया जाए। और उसके लिए क्या लगेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लगेगा, राइट। सो दैट ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर।
प्लस जो सबसे ज्यादा जो कॉस्ट होता है, अभी हमने देखा ना कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किया जाता है, वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन निकाला जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइजर सेटअप किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर को सेटअप करने का मेजर कॉस्ट होता है इन द हाइड्रोजन प्रोडक्शन, राइट। सो 60% to 70% ऑफ द कॉस्ट जो है वो इलेक्ट्रोलाइजर को सेटअप करने में किया जाता है। तो अगर इस पे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो ताकि इस इलेक्ट्रोलाइजर को सेटअप करने का कॉस्ट कम किया जा सके, सो दैट विल बी मच बेटर। देन इकोनॉमी ऑफ स्केल, अभी जो है वो डिमांड भी बहुत ज्यादा कम है ना। देखो कि अभी से 3-4 साल पहले आपको शायद ही कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलता था, है ना, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा कम था। जैसे जैसे लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो है वो डिमांड बढ़ते गए। उसी तरह का सिचुएशन है अभी हाइड्रोजन के लिए। ऐसे तो हाइड्रोजन से ट्रेन भी चलाया जा सकता है, बस भी चलाया जा सकता है, ठीक है, कार भी चलाया जा सकता है, सब कुछ चलाया जा सकता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी चलाए जा सकते हैं एनर्जी के वहां से लेके। बट उसके लिए अलग तरह का सेटअप चाहिए, अलग तरह का टेक्नोलॉजिकल चाहिए, ठीक है। तो वो अभी डिमांड काफी कम है, उस डिमांड को इनहांस करने की जरूरत है। इसीलिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन उस डिमांड को पहले कैटर करता है कि डिमांड बढ़ाएंगे तभी तो प्रोडक्शन करने का कोई फायदा है, राइट। देन टेक्नोलॉजी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो चाहे किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, सो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो ताकि बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके और उससे चीपर एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बने सके, है ना, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और वो कॉस्ट मैटर्स में भी वो रिड्यूस होता है। सो दैट यू हैव टू डू। तो ये सब सारे जो है वो लिमिटेशंस हैं करेंटली इन द production of the green hydrogen. It is very much required that government will be doing a lot through various kinds of initiatives under the national green hydrogen mission ताकि इन सब limitations को टैकल किया जा सके। अभी हमने जो टारगेट किया देखा है 2030 तक, सो वो 2030 तक वो टारगेट्स को अचीव किया जा सके। 125 गीगावाट्स ऑफ द एनर्जी जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन से प्रोड्यूस किया जा सके, राइट। नाउ so this is the most important topic. I feel that it may appear in the UPSC prelims 2025 because बहुत ज़्यादा न्यूज में था ये। तो we have already covered all these kinds of topics under our current age program, which is a one-point solution for the current affairs for the UPSC prelims 2025. Because in this you will be getting the current affairs booklet that is of the 1.5 years of the all current affairs compilation of every subject, right? So that you will be getting, and very important sources like the Hindu, Indian Express, Press Information Bureau, right? So these kinds of important sources which are very much relevant for the UPSC preparation that have been taken into consideration in making this booklet. Along with that there will be workbook sessions. So workbook sessions are there, 13 workbook sessions are there, and in each sessions so articles from these booklets are discussed because जो most important articles होगा, so that we are discussing in such a way that the comprehensive cover is there. Then we also have the this case snippet session because some of you are like to read the current affairs in a whole, means polity का एक साथ दे दो उनको, हिस्ट्री वाला एक साथ दे दो, ज्योग्राफी वाला एक साथ दे दो, ऐसे आपको मजा आता है। इसके लिए क्या होगा कि केस स्निपेट सेशंस भी किए गए हैं। केस स्निपेट सेशन देयर आर 8 मॉड्यूल्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, आईआर, सोसाइटी, गवर्नमेंट स्कीम, हिस्ट्री। तो ये सारे तरह का जो है वो करंट अफेयर्स को कवर करवाया जाएगा एट वन पॉइंट। इसके लिए 2 से 3 क्लासेस होंगे हर एक सब्जेक्ट के, इससे होलिस्टिक कवर हो जाएगा। फिर इनके ऊपर सेक्शनल टेस्ट भी होगा, बजट भी कवर होगा, इकोनॉमिक सर्वे भी कवर होगा, एंड फाइनली देयर विल बी फुल लेंथ टेस्ट एज वेल। सो दिस program is a 1-point solution for the UPSC prelims 2025 for regarding current affairs. So you can check out this current age program as well. और किसी को सिर्फ case snippet session भी लेना है, so we have also released this only case snippet sessions because most of you are comfortable in doing the things in one go. That is entire year का आपको एक मॉड्यूल मिल जाए, पॉलिटी का मिल जाए, उसको आप कंप्लीट कर लें, ज्योग्राफी का मिल जाए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने केस स्निपेट मॉड्यूल्स अलग से रखा। सो यू कैन check out all these things in the description as well as on our website. So that is all from my side in this session. We will meet again with the most important topics under the current age for the UPSC prelims 2025 soon. So thank you very much.